हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पीजीडीटी एमटीटी 51 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून यानी कि 10 जून को, तो इसके लिए सब लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे और अगर नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं है। इसके मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल @मेक इन माइंड जॉन। आपको मेरे चैनल का डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ के आप उसको देख सकते हैं और आने वाले जो भी है उसका पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर कर देता हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है पीजीडीटी वाला ही जुड़े हुए हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे जो भी बाद वाले भी, जैसे कि 23 में एडमिशन लिए हैं 2023 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और ये वीडियो लगभग 1 घंटा की होगी और एक ही घंटा में लगभग आज जो भी आने वाला है MTT 51 का आपका 10 जून को आपका एग्ज़ाम में लगभग सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कवर। तो ये केवल 10 जून के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि जो जब भी आप देख रहे हैं, जब भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका असाइनमेंट हो या टर्म एंड एग्ज़ाम हो, तो दोनों में इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, मेन बात तो यही है ना। आप जानते हैं तो उसका एक्चुअली सिलेबस इसका और पूरा पैटर्न ही चेंज हुआ है। तो आपको गाइड करने का एक सिंपल तरीका जो है वो है इसका असाइनमेंट पेपर। तो असाइनमेंट पेपर में आप जब देखोगे तो आप देखोगे एक्चुअली ये 17/11/22-23 का है असाइनमेंट। तो जो भी जून 2022 में एडमिशन लिए हैं उन लोगों का ये असाइनमेंट है, ठीक है। और जो जनवरी 2023 में है उनका भी यही असाइनमेंट रहता है। तो ये सारा इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आने के यहाँ पे ये सर इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आने के टर्म एंड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट का ही हूबहू लगभग पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में जैसे अनुवाद के अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए ये तो क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में पूछ दिया गया है, हूबहू तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अनुवाद के अर्थ के बारे में प्रकाश डालिए या स्वरूप के बारे में प्रकाश डालिए, आधा क्वेश्चन करके पूछ सकता है या इस तरह से घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। आप अगर पूरा असाइनमेंट का पेपर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा कर लेंगे तो लगभग आप क्वेश्चन वहाँ पे बना के आ जाओगे, ठीक है। केवल ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नहीं, बल्कि असाइनमेंट के अलावा जो भी बुक है, बुक का जो मेन टॉपिक है वो सारा मैंने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हो यहाँ की अनुवाद एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना है, यानी कि अनुवाद की जो परिभाषा होती है। तो अनुवाद का एक परिभाषा आप जान लीजिए कि अनुवाद मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत का शब्द है, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ। शब्द है जो अनु जोड़ वाद के संयोग से बना है, जहाँ अनु का अर्थ पीछे तथा वाद का अर्थ कथन या विचार या भाषण है, यानी कि एक भाववाचक है। वाद क्या है? एक भाववाचक, मतलब बोलने का कथन। एक तो स्टेटमेंट क्या होता है? एक भाववाचक संज्ञा ही होता है। याद ही है इस प्रकार जो है प्रकार प्रसार नहीं होगा यहाँ पे। इस प्रकार अनुवाद शब्द की व्युत्पत्तिक अर्थ, यानी कि अगर पूछेगा कि अनुवाद शब्द का व्युत्पत्तिक अर्थ को समझाइए, तो व्युत्पत्तिक मतलब जो इसका अनुवाद शब्द का मायने क्या है, इसका जो शब्द का मीनिंग को लेना है, ठीक है। अनुकथन है। क्या है? अनुकथन यानी कि स्टेटमेंट है, अर्थात किसी की कही बात को पुनः अधिक स्पष्टता से कहना, यानी कि अधिक क्लियरली से कहो जो भी बात कहा गया है। जैसे रामायण लिखी गई है ना, तो रामायण अगर लिखी गई है तो उसको अगर आप खुद अभी पढ़ लिए बढ़िया से और आप हिंदी में रामायण लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में रामायण को लिखना चाहते हैं, अधिक क्लियरली लिखिए, कहीं पे आपको लग रहा है, उसी को हम लोग अनुवाद के श्रेणी में रखते हैं। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। तो अनुवाद के समानार्थी में कई शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, जैसे कि अनुवचन, अनुवाक, पश्चात कथन, भाषा अनुवाद, आवर्ती, सार्थक, आवर्ती, ये सारा वर्ड जो है ट्रांसलेशन जो हम लोग कहते हैं उसी का पर्यायवाची यानी सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है या किया जा सकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति विशेषकर प्राचीन कालीन, ठीक है, शिक्षा में गुरुकुल, गुरु और शिष्य का महत्व होता था। सभी को पता है, गुरु जो भी मंत्र या कथन उच्चारण करते थे, शिष्य भी उनकी बारंबार पुनरुक्ति करते थे, यानी कि बार बार उच्चारण करते थे, दोहराते थे। इसी मौखिक पुनरुक्ति व्यवस्था को आज के अनुवाद शब्द की उत्पत्ति और अर्थ से समझा जाता है।
अगर पूछा जाए कि अगर ओरिजिन कहेंगे, जिसे हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग अभी इतने बड़े हुए हैं, तो इसका हम लोग एक बालक से ही छोटे गर्भावस्था से इतने बड़े हुए हैं, है ना। तो उसी तरह अगर अनुवाद शब्द का हम लोग अगर जन्म पूछेंगे या जानना चाहेंगे, तो इसकी इसी तरह पुनरावृत्ति हम लोग का गुरुकुल वाला वो सिस्टम है से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ के हिंदी के जो अनुवाद शब्द जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द के रूप में प्रचलित है, ठीक है। हिंदी का जो अनुवाद है उसको अंग्रेजी में बोलें तो ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन शब्द जो है वो एक ट्रांसलेट वर्ब का संज्ञा रूप है। यानी कि आप जानते हैं कोई भी शब्द के लास्ट में अगर TION जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है इंग्लिश में, वो संज्ञा बन जाता है, यानी कि नाउन बन जाता है। तो यहाँ भी ये नाउन है, ठीक है। ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेट नामक वर्ब से बना है। अब ट्रांसलेट शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन से हुआ है, और आपने अनुवाद शब्द को व्युत्पत्ति जो देखें संस्कृत से। तो ये चीज़ कॉमन आप जब डेफिनेशन वहाँ दीजिएगा या कुछ दीजिएगा तो ये थोड़ा बहुत आप यहाँ पे दे दीजिएगा तो आपका बेटर रहेगा। उत्पत्ति लैटिन शब्द ट्रांसलेटम से हुई है, जो लेटम से बना है। आप ट्रांस हिमालय सुने हो, हिमालय का डिफरेंट टाइप जो हम लोग बांट के रखते हैं, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय। तो ट्रांस मतलब बाहर, दूर, ठीक है। ट्रांस का अर्थ ही होता है बियॉन्ड, थ्रू, अक्रॉस, उस पार, ठीक है। तथा लेटम का अर्थ होता है टू कैरी, मतलब ले जाना। ट्रांसलेटम का इस प्रकार क्या हो गया व्युत्पत्ति का अर्थ, ट्रांसलेशन का अर्थ हो गया दूसरी ओर ले जाना, यानी कि कोई भी भाषा को दूसरी ओर ले जाना ही अनुवाद है, यानी ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, इसका मीनिंग है। हम लोग बाद में देखेंगे बहुत सारे जो पाश्चात्य विद्वान है ट्रांसलेशन की परिभाषा किस तरह दिए हैं। हमारे जो प्राचीन अनुवादक रहे हैं उन्होंने अनुवाद की क्या परिभाषा दी है, इसका अनुवाद सिद्धांत भी है जो सारा देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि आप टॉपिक से भटके नहीं। उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन के जरिए हम एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाते हैं, संप्रेषित करते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं। तो ये इतने ही, अभी तक आपने जो भी चीज़ें देखा उसको सार में अगर पढ़ें या दिमाग में थोड़ा सा रखें तो कि व्युत्पत्ति के आधार पर ट्रांसलेशन के जरिए एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, या संप्रेषित किया जाता है, या प्रस्तुत किया जाता है। ये सब वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारे विद्वान जो है इसको ले जाने के स्थान पर संप्रेषित करना यूज करते हैं, तो कोई उसको प्रस्तुत करना यूज किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सभी को एक ही में सम्मिलित करने का कोशिश किया है, ठीक है। अनुवाद जो है स्रोत भाषा में व्यक्त कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा ही समझ लीजिए, आप ये भी परिभाषा ऐड कर सकते हो, या तो जैसे कि अनुवाद की जब भी विशेषता पूछेगा कि अनुवाद की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए या क्या क्या विशेषता है, तो यहाँ पे अनुवाद स्रोत भाषा से व्यक्त कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया है, ये विशेषता में आप ऐड कर दीजिएगा। इस तरह के बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, हालांकि मैंने विशेषता को अलग से एक जगह कंपाइल करके रखा है। अनुवाद दो भिन्न भाषा समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने की अवधारणा है, ठीक है। आगे अब जब देखेंगे यहाँ ट्रांसलेशन शब्द जो है अर्थ छटाओं का उद्देश्यक है। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे जो है भारत के श्रेष्ठ अनुवादक जो है सिद्धांतकार, अनुवाद सिद्धांत जो दिए हैं, अनुवाद के सिद्धांत श्री R रघुनाथ राव, इनका नाम आप याद रखिएगा। उन्होंने एक रचना की है द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन अ क्रिटिकल स्टडी। द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन अ क्रिटिकल स्टडी किसने दिया है? श्री R रघुनाथ राव, ठीक है। वो भारत के ही हैं, अनुवादक हैं। तो उन्होंने ट्रांसलेशन शब्द की निम्नलिखित 8 छटाओं की चर्चा की है। तो में भी पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसलेशन शब्द की या अनुवाद शब्द की अर्थ छटाओं का विवेचन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 छाटा है वो, तो यहाँ पे देखिए, या 8 छाटा का मतलब आप यही जान लीजिए कि 8 कोण, ठीक है, या विशेषता जो भी है। रिमूवल और ट्रांसपेरेंस ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, हिंदी में कहें तो किसी भौतिक वस्तु का विलोपन या स्थानांतरण। देखिए उनका जो भाषा है मैंने हूबहू उन्हीं का लिखा है, क्योंकि उनका ये सिद्धांत दिया हुआ है, तो अपने से कुछ मैं नहीं लिया हूँ। दूसरा है, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। किसी व्यक्ति का एक कार्यालय दायित्व से दूसरे कार्यालय दायित्व में परिवर्तन। तीसरा है सर्वगिक अंतरण यानी लोकांतरण, रूप परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, दोनों में अंतर है,
अल्टरनेशन या चेंज है, तो दूसरा में है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। और अगला है एक भाषा में लिखे पाठ के भावार्थ को अन्य भाषा के समानार्थी प्रतीकों में बदलने की कला या प्रक्रिया। अगला है व्याख्या अर्थ निर्धारण। और जो 8वां है आपका की वर्जन यानी कि संस्करण, जैसे हम लोग कहते हैं ना बुक का ये वर्जन हो गया, सेकेंड वर्जन, जिसे अन्य भाषा में परिवर्तन भी किया जाता है, ठीक है, कहा सकता है। संस्कृत अंग्रेजी कोशकार वीएस आप्टे, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन शब्द की व्याख्या इस प्रकार किया है। किस तरह से किया है देख सकते हो यहाँ पे, तो इनका आप देखिए, ठीक है, इन्होंने भी 8 प्रकार से बोला है। तो मेन वाला मैंने एक दिखा दिया। अब यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्दों में समानता या भेद के बारे में पूछ सकता है कि समानता बताइए, या व्युत्पत्ति अगर ना पूछे तो बोलेगा कि अनुवाद और ट्रांसलेशन में क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आप यहाँ पे समानता यहाँ दी हुई है, तो समानता में क्या है, दोनों शब्दों में क्या है, अनुवाद के विषय पर बल दिया गया, मतलब एक लक्ष्य भाषा में किसी शब्द को ले जाने पर बल दिया गया। अब अगर बात करें तो यहाँ पे भेद या उसमें जो विभिन्नता है, तो प्राचीन अर्थ में अनुवाद का अर्थ शब्दों की पुनरावृत्ति अथवा अर्थ की बार बार दोहराव से था, वहीं आधुनिक अर्थ में ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक है। ट्रांसलेशन का केवल शब्द के दोहराव से ना होकर इसके अर्थ में भी समुचित परिवर्तन करना है, मतलब शब्द इसके अभी वर्तमान में ट्रांसलेशन और प्राचीन में अनुवाद, ठीक है। पहले अनुवाद था, अनुवाद में केवल दोहराने के बाद होता था, लेकिन जो आजकल ट्रांसलेशन है, आजकल जिस मायने में ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है उसमें दोहराव के साथ साथ अर्थ का समुचित परिवर्तन भी शामिल है, ठीक है। अगला जो है इसमें क्या है, व्युत्पत्ति परक थोड़ी भेद, क्योंकि यहाँ पे बुक में लिखा हुआ था व्युत्पत्ति परक का भिन्नता, इसलिए मैंने यहाँ पे व्युत्पत्ति परक भिन्नता के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, ताकि मे भी अगर क्वेश्चन बने तो व्युत्पत्ति परक में आप किस तरह से आप लिखें तो वो यहाँ पे समझ में आएगा। अनुवाद और ट्रांसलेशन का अर्थ अगर बात किया जाए तो कोशगत अर्थ क्या क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नॉर्मल अर्थ है जो आप सामान्य रूप से आप लिख सकते हैं, कौन कौन सी डिक्शनरी में क्या क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। अनुवाद जो है चिंतामणि कोश के अनुसार 1-2 आप कोश याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलिका प्रसाद द्वारा जो है भार्गव हिंदी शब्दकोश में क्या है, पुनर्लेखन, दोहराव, अनुकरण, तो कुल मिला के आप यही सब लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कि अनुवाद यानी कि जो ट्रांसलेशन है उसका निहितार्थ क्या है। निहितार्थ का मतलब होता है कि उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य को आप विशेषता फीचर्स में भी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे देखिए, एक भाषा में व्यक्त भाव, विचार, अर्थ, कथ्य, संदेश, बातों को दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद है। तो आप यहाँ पे इसका विशेषता भी कर सकते हो या उद्देश्य भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अनुवाद में कथ्य संदेश अपरिवर्तन रहता है और केवल भाषा के स्तर में परिवर्तन होता है। इसे 2 भाषाओं के बीच संपन्न होने वाले कर्म भी कहा जाता है, यानी कि 2 भाषा जरूरी है यहाँ पे। जिस भाषा में बात कही हुई है अथवा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, यानी सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग लक्ष्य भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जिस भाषा से अनुवाद, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है मतलब सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में किया जाता है उसको हम लोग लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी से आप इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी यहाँ पे आप क्या सोर्स लैंग्वेज हो गया और इंग्लिश आपका टारगेट लैंग्वेज हो गया, यानी कि शॉर्ट में TL भी लिखते हैं और SL लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपका कि अनुवाद, देखिए मैंने कम पॉइंट दिए हैं, इसी को पॉइंट वाइज इलोबरेट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, वर्णन कर सकते हैं, विस्तार करके आप भर सकते हैं। आपको 2 पन्ना 3 पन्ना ही पेज भरना है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो लिखना नहीं है। तो मैंने कोशिश किया है सारा टॉपिक को आपके सामने थोड़ा सा ही करना, उसके बाद तो आप लिख ही दोगे। अनुवाद ट्रांसलेशन से आने वाली कठिनाइयाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ आता है तो अनुवाद से, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब भी आप अंतरण मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है, वो चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप अनुवाद करेंगे वहाँ पे अंतरण वर्ड आपको इसमें PGDT में काफ़ी सारा जगह मिलेगा, ठीक है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, और जटिलता का मुख्य कारण जो होता है क्या होता है, यहीं तक पूरा हो गया,
तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में हालांकि मैं लिख देता, लेकिन मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा है, तो आप इसको समझ लिए कि जटिलता आखिर है क्यों। तो जटिलता का मैंने बता दिया है कि विशिष्ट, भाषागत, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैलीगत, यानी कि दोनों भाषा में अपनी अपनी विशेषता होती है। सांस्कृतिक होती है, सामाजिक विशेषता होती है, शैलीगत होती है, बनावट अलग अलग होता है, व्याकरणिक होता है ना। अनुवाद में कठिनाई का अन्य कारण है प्रत्येक भाषा की संरचना अपने आप में विशिष्ट है, व्याकरण अपने आप में विशिष्ट है। ध्वनि, शब्द, अर्थ, प्रसंग, उच्चारण, लय, व्याकरण, संरचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अभिव्यक्ति आदि के संदर्भ में कोई भी दो भाषाएं समान नहीं होती है, इसलिए अनुवाद करने में कठिनाइयाँ होती है। दो भाषाओं की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अलग अलग होते हैं, इसलिए अनुवाद जो करने में होता है कठिनाई होती है, कठिनाई लाती है। ठीक है, इसलिए एक भाषा से जो व्यक्त अर्थ को वैशिष्ट को दूसरे भाषा में व्यक्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, विभिन्न भाषा की वैशिष्ट को, वैशिष्ट मतलब होता है स्पेशलाइज्ड, विशेष, ठीक है, को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए हिंदी में अगर हम कहेंगे कहो, कहो वर्ड ले लिए, मतलब कहना, टेल, कहो, कहिए, कहिएगा, इस तरह 3 वर्ड यूज करते हैं ना। कहो हम लोग छोटा को कहते हैं, हाँ क्या कहो, कहो, कहिए थोड़ा आदर करके, कहिएगा और ज़्यादा आदर करके। इंग्लिश में हम लोग टू से ही तीनों को कह सकते हैं, है ना, या कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आज वह बहुत खुश है, आज वह बेहद खुश है, आज उसके खुशी के मोर पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, आज वह खुशी से उड़ रहे हैं। तीनों, चारों जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाक्य में एक ही ट्रांसलेशन होगा। अनुवाद जो भी आप लिखेंगे, आप हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इसका एक ही होगा। जिस तरह यहाँ पे 3 वर्ड का टू से ही लिखें, उसी तरह यहाँ पे चारों को वाक्य का एक ही ट्रांसलेशन होगा। आज वह बहुत खुश है, इज वेरी हैप्पी टुडे, इस तरह से। तो अनुवाद शब्द की विकास यात्रा, ये भी पूछा सकता है कि अनुवाद शब्द की विकास यात्रा पर टिप्पणी लिखिए या उसको प्रकाश डालिए। ज़्यादातर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए आ सकता है। तो टिप्पणी लिखने वाला पता नहीं, लेकिन प्रकाश डालने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने संस्कृत से स्टार्ट किया है। संस्कृत में इसका दोबारा कहने के अर्थ में हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या है, किस तरह से। उसके बाद भाष्य में, भाष्य में कहने का मतलब जो टीका टाइप का ही होता है, भाष्य लिखा जाता था। जैसे आप पतंजलि का भाष्य आप सुनते हैं, परवर्ती संस्कृत काल, लौकिक संस्कृत काल में, ठीक है, संस्कृत काल आता है, उसके बाद परवर्ती संस्कृत, मतलब संस्कृत काल के बाद उसको हम लोग लौकिक साहित्य भी कहते हैं, लौकिक संस्कृत काल कहते हैं। ठीक है, उसमें भाष्य लिखा गया। ठीक है, उसमें भी जो है ब्राह्मण ग्रंथों, वैदिक मंत्रों की भाष्य लिखी गई। टीका क्या होता है? भाष्य की भांति मूल पाठ में स्पष्टता से कहना, व्याख्या करना टीका है। टीका में व्याख्या ही किया जाता है, कोई भी पाठ है उसी का, जैसे ना वहाँ पे महाभारत है, उसी पर टीका लिख दिया जाता है, टीका टिप्पणी कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें अपनी राय भी थोड़ा बहुत लिख दिया जाता है। कुमार संभवम की, जो मल्लिका नाथ की आदि, ठीक है, कालिदास जी ने किया है, टीका लिखा है। अब हिंदी में, अभी एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो इसके बेसिस पे आप अनुवाद को बढ़िया से आप लिख पाएंगे। क्या है? हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग, क्या कहिएगा, विकास यात्रा। देखिए प्राचीन साहित्यों में अनुवाद को टीका कहा जाता था या भाषा बनाना कहा जाता। भाषा बनाना मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, ठीक है, उसका नाम ही भाषा बनाना था सबसे पहले प्राचीन साहित्यों। उसके बाद आदिकाल आने के लगभग 14वीं शताब्दी तक आते आते, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक उसको भाषा बनाना ज़्यादा हो गया था, और भाषा बनाना को भाषा बनाने के स्थान पर भाखा बनाना कहने लगा। क्या? भाखा, उसको भी ट्रांसलेशन। और फिर उसके बाद मुग़ल काल में आते आते क्या हो गया, उसको तजुर्बा या तजुर्मा कहने लगा, ठीक है, या उल्था कहने लगा। देखिए उर्दू में एक्चुअली उल्था वर्ड अनुवाद के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो मुग़ल काल में 2 वर्ड, तजुर्बा या तजुर्मा कहिए, या उल्था, ठीक है। कहीं कहीं भी तजुर्बा लिखा है, कहीं कहीं तजुर्मा लिखा हुआ था, तो दोनों वर्ड मैं दिखा दूंगा। हालांकि भारतेंदु युग में सबसे पहले हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया। और सभी लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग के शुरुआत के साथ ही जो है, जो खड़ी बोली में जो रचनाएं ठीक ठाक भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखकों ने शुरू किया था, उसी समय जो है अनुवाद का भी शुरू हुआ, ठीक है। भारतेंदु ने खुद भी अनुवाद किया था, ठीक है।
तो कौन कौन से अनुवाद किए हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। भारतेंदु जी ने लेकिन किया था, एक किया था जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बता दूंगा, वैसे लिख के रखा हूँ। 19वीं सदी तक आते आते जो अनुवाद शब्द प्रचलित हो गया, ठीक है, अनुवाद के रूप में ही यूज होने लगा। अब हिंदीतर मतलब हिंदी के अलावा अन्य जो भाषाएं हैं उसी को हिंदीतर कहते हैं, ठीक है। भाषाओं में अनुवाद शब्द का पर्याय, अनुवाद शब्द को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए असमिया, बांग्ला और उड़ीसा, देखिए तीनों में अनुवाद नहीं, अनुबा ब बोलता है। देखिए बांग्ला, असमिया और उड़िया तीनों में देखिएगा बोलने का जो है वो गोल गोल थोड़ा ज़्यादा रहता है हर चीज़ वर्ड में, तो अनुबा ब यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है। और तेलुगु में अनुवादम, अनुवदर, ठीक है। अनुवादम तो आप ऐसे ही तेलुगु संस्कृत जैसा रहता है तो आप कर सकते हैं, मलयालम, ठीक है। और तजुर्मा उर्दू में, तो तजुर्बा ऊपर में देखे थे आप, तजुर्मा यहाँ पे देखे, कहीं कहीं तजुर्बा भी लिखा है, कहीं कहीं तजुर्मा, तो ज़्यादातर तजुर्मा ही लिखा हुआ है। तर्जुमू कश्मीरी भाषा, कश्मीरी में ज़्यादातर मिली जुली है उर्दू से रिलेटेड, तो तजुर्मा तर्जुमू में बदल गया। गुजराती, सिंधी जो है उसमें जो है भाषांतर या अनुवाद या तर्जुमाबाद कहा गया है, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात करें, जब भी मैं कुल मिलाकर कहूँ मतलब निष्कर्ष के रूप में, थोड़ा वाक्य में ही मैं सारा कुछ कहने का कोशिश कर रहा हूँ सार में। कुल मिलाकर अनुवाद शब्द तो प्राचीन है, किंतु समय के साथ पहले की तुलना में इसके अर्थ में काफ़ी परिवर्तन आया है और अर्थ में काफ़ी व्यापकता भी आई है, ठीक है। अब एक चीज़ आता है कि भाषा अनुवाद क्या है। भाषा अनुवाद का अर्थ है किसी अन्य भाषा में कही गई बात को बोलचाल की यानी कि आम चाल की भाषा में कहना ही भाषा अनुवाद है, ठीक है। तो भाषा अनुवाद का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है, कुछ दूसरा मीनिंग इस तरह से ना निकाल लीजिएगा। इसको स्टैंडर्ड से सामान्य भाषा में ट्रांसलेट करना। जैसे आप कोई इंग्लिश में बोल रहा मतलब लिखा हुआ बुक है, उसको आप बोलचाल की भाषा में भोजपुरी, कोटा, जो भी नागपुरी, जो भी आप जिस क्षेत्र से हो उसमें कहना ही जो है भाषा अनुवाद है। अनुवाद बनाम रूपांतरण, अब ये आता है, बनाम मतलब होता है वर्सेस। अनुवाद और रूपांतरण में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्या अंतर है, जैसे कि भाषा का अंतरण होने की प्रक्रिया में भाषा परिवर्तित रूप लिए हुए नजर आती है, इसलिए अनुवाद को कभी कभी रूपांतरण भी कह दिया जाता है। रूपांतरण और रूपांतर परस्पर समानार्थी शब्द है। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मूल पाठ के यथा निकट भाव से मिलता जुलता पाठ का अंतरण किया जाना होता है, वहीं रूपांतरण में कभी कभी उसके भाव भी बदल सकते हैं। इनमें यही मुख्य अंतर है। तो जो मुख्य अंतर है उसको मैंने डीप और थोड़ा सा कलर वाइज कर दिया है, बाकी तो सारा पॉइंट है ही। भाषा के अनुवाद में रूपांतरण उसका एक प्रकार है। रूपांतरण क्या है, भाषा के अनुवाद का ही एक प्रकार है रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आप क्या याद रखेंगे, समग्र रूप से कहा जा सकता है कि अनुवाद और रूपांतरण दोनों का अपना अपना पृथक अस्तित्व होते हुए भी ये दोनों परस्पर संबंधित है, ठीक है। अब अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद की परिभाषा हालांकि हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया, तो थोड़ा और भी आप देख लीजिए विभिन्न विचारकों ने क्या क्या परिभाषा रखी है। तो देखिए देश विदेश के अनेक अनुवादक, चिंतकों, विचारकों और अनुवादकों ने अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपनी अपनी दृष्टि से भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख चिंतकों की परिभाषाएं निम्नलिखित है या अधोलिखित है, ठीक है, मतलब नीचे दिया जा रहा है। देखिए यहाँ कह रहे हैं विदेशी विचारक चिंतक के बारे में और फिर देसी विचारक। तो विदेशी में पहले आप देखेंगे कि अनुवाद सिद्धांत शास्त्री यूजीनिये नायडा और चार्ल्स तेबर। तो मेन यहाँ पे है यूजीनिये नायडा, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। स्रोत भाषा देखिए आएगा ही विदेशी विचारक के बात या सिद्धांत देने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या मत है, तो यहाँ पे देखिए स्रोत भाषा में श्वेत संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज संतुलित संदेश को प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। मतलब यहाँ पे बोला है संतुलित, और क्या बोला है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, इनका जो भी बुक है, इन्होंने लक्ष्य भाषा में दो चीज़ें को संतुलित करने पर बल दिया है, यानी संतुलित और एक अर्थ और दूसरा शैली। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जब भी आप स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में करेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ों को संतुलित करते हुए अर्थ और शैली को ध्यान में रखें, ठीक है। तो जोर दिया है कि इसमें अर्थ और शैली पे संतुलित करने पर, किसने, यूजीनिये नायडा,
तो यूजीन ये नायडा का एक सिद्धांत आप दे दीजिएगा, उसने अर्थ और शैली पर ध्यान दिया है। अब जेसी कैटफर्ड, तो इन्होंने क्या किया है, 1965 में एक बुक लिखा था इन्होंने, अ लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। उसमें कहा है कि एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। ठीक है, क्या नाम है, जेसी कैटफर्ड। तो एक तो यूजीन नायडा ने उसने कहा है कि एक अर्थ और शैली को संतुलित करते हुए ट्रांसलेट करें, और जो है जेसी कैटफर्ड ने कहा है कि भाषा के शिल्प पक्ष यानी कि रूपीम शब्द संरचना पर बल देने के लिए कहा है, रूपीम पक्ष पर। ठीक है, शब्द संरचना कि शब्द को कैसे बनता है वो सारी चीज़ें पर। किसने, जेसी कैटफर्ड ने। तो दो गो आप यहाँ पे आप देख लिए, किसना, विदेशी। तो यहाँ पे जब भी बोलेगा कि विदेशी जो भी अनुवाद के सिद्धांतकार के नाम या उनकी जो राय बताइए या सिद्धांत बताइए, पाश्चात्य सिद्धांत, अनुवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तब ये सब का नाम आप लिख लीजिएगा। पीटर न्यूमार्क, उन्होंने कहा है कि अनुवाद एक ऐसा कार्य है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने सिंपल वर्ड में कहा है कि प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसलिए मैंने जो शुरू में ही किया था, कहीं पे प्रस्तुत करना, कहीं पे रूपांतरण करना वर्ड यूज किया था मैंने अनुवाद वाला परिभाषा में, है ना। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अनुवाद का आशय है अर्थ को बनाए रखते हुए अंतरित करना, यानी कि ये अंतरित करने पर बल दिया था। तो मैंने जो जो डिप किया है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करना था, इसलिए करना है। ठीक है, इसलिए मैं सारा करता हूँ। बाकी आप इसको पॉज करके अगर लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप जस्ट सरसरी निगाह में बर्ड्स आई एक बार देख लीजिए, और बाकी चल जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। और बाकी आप जब भी देख रहे हैं, जैसे आपका ये हेल्प होगा असाइनमेंट बनाने में, टर्म एंड एग्ज़ाम और जो भी है, जब भी अपने अनुसार आप इस्तेमाल कीजिए। भारतीय विचारक की बात करें तो प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, इन्होंने सृजनात्मक पुनर्गठन पर जोर दिया है। कहने का मतलब है जो भी पाठ है, सामग्री है, उसमें अंतर्निहित तथ्य की समतुलिता सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा है। तो उन्होंने बड़ी कड़ी भाषा शब्द का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने अगर आमतौर भाषा में कहेंगे तो सृजनात्मक, यानी कि वहाँ पे आप अपने आप कुछ काट छाट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो वो कहा है प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। तो ये याद रखिएगा इनका। डॉक्टर नागेंद्र का याद रख लीजिएगा, उन्हें प्रतिस्थापित करना है, मतलब कोई भी वर्ड को दूसरे संकेत में प्रतिस्थापित करना, उसमें लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापित करना कहा है। किसने, डॉक्टर नागेंद्र ने। पहला आपने सृजनात्मक पुनर्गठन देखा प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, दूसरा आप देखा डॉक्टर नागेंद्र ने, तीसरा आप देख रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उन्होंने देखिए बोला है कि जो भी मूल पाठ है उसका जो मूल शैली है उसको आप रहने दीजिए, और उसके साथ में जो भी लक्ष्य भाषा में आप कर रहे हैं उसको सहज लक्ष्य भाषा, जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी की जो भी मूल शैली है उस पाठ की, जो भी आप कंटेंट कर रहे हैं अनुवाद, तो उसको मूल शैली में थोड़ा सा रहने दीजिए। और जब आप इंग्लिश में उसको कर रहे हैं, यानी लक्ष्य भाषा में आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसको सहज रूप में कीजिए, यानी कि इंग्लिश की जो शैली है उस शैली में उसको ढालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा है कि भाव प्रकट पर जोर दिया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भी है आप पढ़ लीजिए, आपको सार में जो भी समझ में आता है वो भाव के अनुसार आप कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी आप देखते हो ना कि जल गगरी छलकत जाए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये सब मुहावरे लोकोक्ति होता है, जिसका जो टांस अनुवाद करना होता है उस आधार पर भाव प्रधान होता है। तो यहाँ पे भाव प्रधान ही आचार्य जी ने कहा है, द्विवेदी जी ने। शुक्ल जी ने, देखिए इनका भी है, आप देख सकते हो निरुक्त अनुवाद, इन्होंने भी यहाँ पे कहा है क्या क्या है, अनुवाद भाव प्रतिभाव होना चाहिए, इन्होंने भी भाव से ही कहा है। ठीक है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मौलिक प्रतीत होना चाहिए, मतलब आप ऐसा अनुवाद कीजिए कि वो मौलिक होना चाहिए। आप हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो वो लगे कि इंग्लिश का ये रचना है, मूल रूप से रची गई है, न्यू। ठीक है, ऐसा के लिए हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि आपको जितना वो मौलिक लगेगा उतना वो सफल अनुवाद रहेगा, इस तरह से वो परिभाषा दिया। ठीक है, और भी इसी तरह है, आप देख सकते हैं
ठीक है, तो निष्कर्ष वाला आप देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी सारा क्लियर होगा। अनुवाद को परिभाषित करने वाली उपयुक्त विभिन्न परिभाषाएं अनुवाद के अर्थ और स्वरूप को दर्शाने वाले विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती हैं। कुछ विद्वानों ने अनुवाद के सामान्य स्वरूप को ध्यान में रखकर विचार व्यक्त किए हैं, तो कुछ ने विशेष स्वरूप को, लेकिन आज के संदर्भ में इतना तो स्पष्ट है कि एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। इसलिए उपयुक्त जो परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर अनुवाद के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो जो निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ आप अनुवाद की विशेषता में भी काउंट कर सकते हो। तो क्या जो है अनुवाद जो है यहाँ पे द्विभाषिकता अनुवाद की न्यूनतम शर्त है, मतलब करिए 2 भाषा होना चाहिए अनुवाद में, यानी कि जो भी हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। अनुवाद वह भाषिक प्रक्रिया है जो 2 भिन्न भाषाओं के बीच घटित होती है। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा में व्यक्त विचार या संदेश को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। यह केवल संरचना के अर्थ स्तर पर ही सीमित नहीं होती, बल्कि संदर्भ के स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित आर्थिक व्यापार से भी संबंधित होती है। सार्थक पुनरुक्ति अनुवाद का मूल तत्व है, यानी कि सार्थक जो भी आप वहाँ पे पुनरुक्ति का मतलब आप यहाँ दोहराना मतलब ये नहीं सोच लीजिए, यहाँ पे मतलब जो भी आप जैसे हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, तो हिंदी में जो चीज़ें हैं उसको हूबहू उसका भाव सारा चीज़ सार्थक भाव आए, उसी को पुनरुक्ति यहाँ पे नाम दिया जाता है। ठीक है, रीराइटिंग अनुवाद में पूर्णतः समान अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। समान संदेश की अभिव्यक्ति के कारण स्रोत और लक्ष्य भाषा पाठ समानार्थी होते हैं और अनुवाद के मूल के अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखा जाता है। ये सारा अनुवाद की विशेषताएं या अनुवाद को निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं। अब अनुवाद के प्रकार पूछेगा, तो हालांकि बुक में संदर्भ भी लिखा था तो मैंने संदर्भ भी लिख दिया है। तो अनुवाद के 3 संदर्भ या 3 प्रकार है। एक अंतर्भाषिक अनुवाद, एक अंतराभाषिक अनुवाद, ठीक है, अंतरा कहिए या अंत मतलब जहाँ पे ये वाला है, ठीक है, 2 बिंदी है और यहाँ पे अंतर है, र लगा हुआ है, और एक है जो है अंतर प्रतीकात्मक। तो इंग्लिश वाला इसको याद रखिएगा, इसको इंग्लिश भी याद रखिएगा, तब आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। अंतःभाषिक अनुवाद, इसमें क्या होगा, देखिए इंट्रा ए लगा हुआ है, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, मतलब एक जो है भाषा के अंतर्गत होने वाला कार्य व्यापार, मतलब हिंदी में कोई रचना लिखी गई है ऑलरेडी और फिर कोई उसी भाषा में लिख रहा है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है वो देखिए कि हिंदी मतलब एक ही भाषा के अंतर्गत होने वाले कार्य व्यापार, यानी कि हिंदी से हिंदी, इसे अन्वयांतरण भी कहते हैं। और इसमें अनुवादक किसी भाषा में कही हुई बात को उसी भाषा में दूसरी तरह से कहता है, यानी कि जैसे प्राचीन भाषा में लिखी पुस्तकों को पुनः प्रस्तुति इसमें किया जाता है, जैसे कि शैली में बदलाव करके। जैसे कि कोई पुस्तक जो है, जैसे रामायण, आप जानते हैं कि महाकाव्य है, कविता यानी पद्य में लिखा गया है, तो कोई उसको अभी गद्य में लिख देगा रामायण को, ठीक है, तो उसी को, लेकिन सेम भाषा में अगर हिंदी में लिखा हुआ कहीं आपको मिल रहा है तो उसको आप कहानी वाले फॉर्म में आप लिख दो, गद्य फॉर्म में, ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। हिंदी की औपचारिक शैली में लिखी गई सामग्री को बोलचाल की शैली में प्रस्तुति, जैसे भोजपुरी, अवधी, जैसे हिंदी में कोई रचना है, आप जो भी भाषा बोलते हैं, खोटा में आपने लिख दिया उसको, हाँ कि हिंदी की औपचारिक शैली है और खोटा आम बोलचाल की भाषा है, हाँ रे आओ यहाँ पे इस तरह से, मतलब अनौपचारिक शैली में हिंदी की में लिखना, ठीक है। अंतर्भाषिक अनुवाद क्या हो गया, इंटर, ये नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ पे हो गया 2 भाषा जरूरी है। पहले वाला इंट्रा में एक ही भाषा होता है, इसमें 2 भाषा होता है। जैसे अनुवाद होगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इस तरह से कोई भी हो सकता है 2 भाषाओं के बीच में। एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करने को कहा जाता है, इसे भाषांतरण कहते हैं। जिसे हिंदी से अंग्रेजी में, इसे अनुवाद के वास्तविक क्षेत्र माना जाता है, यानी कि हम लोग जो अनुवाद समझते हैं इसी को अनुवाद समझते हैं, बाकी को अनुवाद नहीं समझते हैं, ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन प्रॉपर भी कहा जाता है। और अनुवाद जो द्विभाषी हो परम आवश्यक, यानी कि जो भी अनुवादक होता है उन 2 भाषा को ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में। इसमें अनुवादक जो होता है समस्या से निजात पाने के लिए
भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्या और पुनर्सृजन आदि जो अनुवाद की जो भी टूल्स हैं या तकनीक हैं, जो भी विधि हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो अनुवाद बढ़िया से कर पाएगा। तो ये क्या होता है भावानुवाद, छायानुवाद, उसको भी हम लोग जो है एमटीटी जो 5.2 में उसमें दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। हालांकि भावानुवाद वही होता है कि भाव अनुवाद, जैसे कि भाव को समझ के आप अनुवाद कीजिए, जैसे कि हो गया अज्जल गगरी छलकत जाए, जैसे कि बर्ड्स आई, जैसे हो गया कि आपका कि अंधों में काना राजा, इस तरह का इंग्लिश में जो भी अनुवाद बनता है उसको अनुवाद आप कीजिए, तो उसका स्पेशल अनुवाद होता है ना, तो वही वाला अनुवाद याद करके आपको रखना पड़ेगा। ये सब मुहावरा और लोकोक्ति का छायानुवाद भी होता है। वो छाया क्या होता है, छाया प्रति हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, तो हूबहू अनुवाद का ही एक छाया प्रति उसी है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, ज़्यादा नहीं। व्याख्या में डिटेल्स में व्याख्या कर दिया जाता है। पुनर्सृजन मतलब व्याख्या छाया अनुवाद जैसा ही होता है, लेकिन पुनर्सृजन में क्या होता है वो थोड़ा मौलिक ज़्यादा लगता है, ठीक है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, ये क्या होता है, इंटरसिम्यूटिक ट्रांसलेशन। आपने देखा होगा इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चौराहे पर रुकने के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, एक प्रतीक है, तो उसी को हम लोग अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद करते हैं। जब अनुवाद कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह का बत्ती लगा दिया, तो इसी को प्रतीकांतरण भी कहते हैं, ठीक है। सभी का उपनाम भी है, आप देख रहे हैं, किसी का पहला का जो इंट्रालिंगुअल जो था ट्रांसलेशन, उसका क्या था, अन्वयांतरण, दूसरा का भाषांतरण, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतीकांतरण। अब अनुवाद का सीमित संदर्भ या जो उद्देश्य अगर पूछा जाए, तो यहाँ पे जो 2 आयामों में इसको देखा जा सकता है। एक पाठ्यधर्मी अनुवाद, इसको अनुवाद का टाइप भी बोल सकते हो, या कहिएगा उद्देश्य में। देखिए पाठधर्मी मतलब होता है यहाँ पे पाठ को केंद्रित रखा जाता है, यहाँ पे पाठ में चेंजेज नहीं होता है, जो भी मूल सोर्स लैंग्वेज है, जैसे कि आप कोई हिंदी की पाठ लिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो पाठ में जो है शब्द टू शब्द वर्ड फॉर वर्ड आप वहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे, अनुवाद कर देंगे इंग्लिश में, उसी को पाठधर्मी कहते हैं। मतलब पाठ जो भी है उसी को आधार में केंद्रित है वहाँ पे, पाठ लेसन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पाठ केंद्रित है, ठीक है, इसमें छूट नहीं होता है, ज़्यादा इधर उधर से आप कुछ अनुवादक को मूल पाठ से इतर जाने का छूट नहीं है। मुहावरा वगैरह का, लोकोक्तियों का जो है इसी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ज्ञानात्मक और सूचना प्रधान साहित्य का अनुवाद इसी में किया जाता है। ज्ञानात्मक होता है जहाँ पे नॉलेज वाला डाटा ज़्यादा रहता है, सूचना ज़्यादा रहता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर डाटा को कैसे चेंज करेंगे, जैसे कोल्ड वार कब हुआ, ये सब को अगर हिंदी में कहीं लिखा हुआ है या इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो उसको हिंदी में आप करेंगे तो हूबहू जो लिखा हुआ है वही सारा डेट वगैरह देना पड़ेगा ना, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो। प्रभावधर्मी वही होता है कि प्रभावधर्मी मतलब यहाँ पे पाठक को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि जो आपका पाठ पढ़ेगा उसको ध्यान में, रीडर को आप ध्यान में रखा जाता है कि रीडर को कैसे हम मोह लेंगे ताकि मेरा बुक ज़्यादा बिकेगा, मेरा अनुवाद किया हुआ कार्य ज़्यादा फेमस होगा, तो वो ध्यान में यहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पे काव्य साहित्य जो भी बुक वगैरह होता है तो इसी में लिखा जाता है, ठीक है। अब अनुवाद का महत्व या प्रासंगिकता, हालांकि आप जानते हैं कि समय के साथ अनुवाद का जो है महत्व बढ़ता गया, उसका क्षेत्र भी, उनका अर्थ भी, सब कुछ स्पष्ट होता गया। तो 2 तरह का मत प्रचलित है। एक वर्ग जो है मानने वाला, वो कहते हैं कि मानव जीवन की अनिवार्यता मानते हैं और इसे मूल सामग्री के समान महत्व देते हैं, यानी कि जो मानव जीवन के लिए अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से मूल कोई रचना करता है उसी तरह अनुवाद का भी सम्मान है, उसका महत्व है। लेकिन दूसरा वर्ग भी मानने वाला है कि बोलता है कि नहीं, ये 2M दर्जे का, उतना महत्व नहीं है, और वो इसको एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि एक शीशी से दूसरी शीशी में पानी को पलटने जैसा है, इसका इसलिए महत्व नहीं है। लेकिन जो पहली वाली मत है, यानी कि इसका पर्याप्त महत्व है, ये मान्य, सबसे ज़्यादा ये मत मान्य है, ठीक है। इसका तर्क भी है, क्योंकि आधुनिक समय में सब भाषाएं, इतने लैंग्वेज हो गई हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गया, ज्ञान का इतना क्षेत्र हो गया, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अनुवाद जरूरी है ज्ञान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अनुवाद के स्वरूप लगातार बदल रहा है, या तो ये कहें तो अच्छा होगा कि अनुवाद का महत्व और प्रासंगिकता लगातार बढ़ रहा है। इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं राष्ट्र एकता के रूप में अनुवाद, उनमें नाम मैंने दे दिया है कि इन्होंने जो कृतियाँ लिखी है, नरसिंह मेहता
और भी जो भी है बलराम दास, शंकर देव, जो जो जहाँ जहाँ का है, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं जब हमारे आज़ाद हो रहे थे देश उस समय, सामाजिक संस्कृति के विकास में जो भी है वो चीज़ यहाँ पे आप देखे हैं। भारतीय साहित्य के अध्ययन में अनुवाद, तो यहाँ पे मेन टॉपिक आप देख लीजिए, बाकी तो डिटेल्स में आप हुआ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप मेन टॉपिक के बाकी अपना व्याख्या कर दीजिएगा। विश्व साहित्य के अध्ययन अध्यापन में अनुवाद का महत्व, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व। तुलनात्मक साहित्य मतलब हो गया कि दो तरह से तुलनात्मक हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा सेम ही, जैसे कि हिंदी का कोई रचना हुआ, ठीक है, गद्य में हुआ, तो उसको किसी ने फिर दोबारा रचना कर दिया, ठीक है, अब उसको तुलना किया, या तो कहिए हिंदी की कोई रचना है उसको इंग्लिश में किया, ठीक है, या तो कोई इंग्लिश में ही रचना है, जैसे शेक्सपियर की कोई भी रचना है, उसको जब तक हिंदी में रचना नहीं कीजिएगा तब तो कैसे पता चलेगा कि जो ब्रिटिश वालों ने या शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो बेस्ट है या किसी और का बेस्ट है, प्रेमचंद्र की रचना बेस्ट है। इस तरह से जो भी नाटक है वगैरह जो भी है, समतुल्यता के आधार पर, यानी कि उनकी तुलना किया जाता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट, ये पहचान किया जाता है। तो वहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दिया। व्यवसाय के क्षेत्र में अनुवाद, क्योंकि देखिए व्यवसाय यानी कि कमर्शियल, व्यापार करने के लिए आप करते हैं तो सबसे पहले आपको भाषा जानना चाहिए। अनुवाद का मतलब ये नहीं कि आप बुक ही पढ़ रहे हैं, अनुवाद का मतलब आपका यहाँ पे एक भाषा अनुवाद भी आपने ये किया, जैसे कि कहीं पे आप जाते हो कि इंटरप्रेटर लेके जाते हो, है ना। देखिएगा कि हमारे जो भी विदेश मंत्री हैं या जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, कहीं भी दूसरे भाषा क्षेत्र में जाते हैं, अपने साथ में एक दुभाषिया लेके जाते हैं, इंटरप्रेटर लेके जाते हैं। वो जो भी कोई, जैसे कि इंग्लिश वाले या तो रसियन, अगर सपोज जा रहे हैं हमारे राष्ट्रपति साहिबा, वो जा रही हैं रसिया, तो रसिया तो वो बोल नहीं सकती है, समझ भी नहीं सकती है, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे समझाने के लिए वो सारा प्रॉपर काम करते हैं। तो वो भी अनुवाद का ही एक टाइप है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में कैसे है, पर्यटन के क्षेत्र में इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने महत्व नहीं बताया ना, तो वहाँ पे जाके अगर देखिए, अगर जो भी रशियन प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं, उनका फटाक से अगर आप समझ पाते हैं, तो गर्मजोशी से आप उनका हाँ या आपका जो भी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह से मैनेज कर पाएंगे, तो उसमें लगेगा नहीं बहुत मेरे बात को इन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और ध्यान दिया, मुझे ज़्यादा इज्जत मिला। इस तरह से आदमी, उसी से व्यापार का भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे पर्यटन के क्षेत्र में, आप जानते हैं कि आप सपोज आप लंदन जाना चाहते हैं घूमने, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कैसे जाओगे, तो वहाँ पे भी आप एक दुभाषिया की ज़रूरत है, तो आप मोबाइल लेके जाओगे, तो मोबाइल में भी आजकल ट्रांसलेटर वगैरह का बहुत सारा फीचर है, तो उससे हो जाता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी अनुवाद का महत्व है, तो वो भी गूगल ट्रांसलेटर भी अनुवाद का ही एक डिजिटल फॉर्म है ना, तकनीकी फॉर्म। प्रशासनिक क्षेत्र में तो अनुवाद का महत्व है ही। आप जानते हैं कि भारत जो है 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम में रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हम भारत का ही ले लिए हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आप जो भी लिखिएगा भारत के संदर्भ में ही लिखना है, वैसे दूसरे क्षेत्र में नहीं लिखना है, ठीक है। तो 200 सालों से रहा, तो यहाँ पे अंग्रेजी का पकड़ हो गया है प्रशासन क्षेत्र में ही पूरा। अब सारा तो लोग बोल नहीं सकते हैं अंग्रेजी, तो हिंदी में अनुवाद किया जाता है। आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें जो हमारे संसद में होता है, उसका विभिन्न भाषा, 22 भाषाओं, हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र, तो उसमें अनुवाद करने के लिए व्यवस्था किया गया है और बोला भी गया है कि प्रकाशित कीजिए एक टाइम जोन के अंदर में, टाइम लिमिट में। और यहाँ पे आप देखिएगा प्रशासनिक क्षेत्र में, जैसे कि आप न्यायपालिका वाला में ही देख लीजिए, अंग्रेजी में सारा काम होता है, तो उसको भी हिंदी और जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में है उसमें अनुवाद करने के लिए और प्रकाशित करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, देखिए आप अनुवाद, आप सपोज जो भी है, एक कंपनी है जो रशियन कंपनी यहाँ पे आई है, तो वो या तो इंग्लिश या रसिया में यूज करेंगी, लेकिन आप जानते हो जनसंचार यानी कि लोगों तक पहुँचाने के लिए आप कौन सा भाषा का यूज करोगे जो लोगों को समझ में आएगा, तो वहाँ भी अनुवाद का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है, ये तो है ही शुरू से ही, साहित्य में पढ़ाने के लिए वगैरह जो भी है बहुत सारे यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो बुक है, बुक का अनुवाद नहीं होगा तो हम कैसे सीखेंगे, वो सारा बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप एडवर्टाइज जो हम लोग विज्ञापन देते हैं उस क्षेत्र में भी, तो 2 क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्र आप दे सकते हो यहाँ पे। अनुवाद की अब चुनौतियाँ क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए अनुवाद की चुनौतियों से तात्पर्य है कि अनुवाद के दौरान एक अनुवादक के सामने आने वाली समस्याओं से है जिनसे उन्हें जूझना पड़ता है, ठीक है। पढ़ता है, पढ़ते नहीं है, ठीक है। अनुवादों को केवल 2 भाषाओं की चुनौती नहीं रहती है, उनके समक्ष 2 संस्कृतियों की, 2 संदर्भों की, 2 विभिन्न परिवेशों की, सभ्यताओं की, ठीक है, चुनौतियाँ रहती हैं जिनसे उनको उबारना होता है। और वो उबरते कैसे हैं उसके बारे में, जैसे कि आपने देखा कि भावानुवाद कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, इस तरह से वो उबरते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी जान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चुनौतियाँ देखेंगे, तो निम्नलिखित चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। पहला, विषय वस्तु के आधार पर, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है विषय वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, शैलीगत स्तर पर, अनुवादिता के स्तर पर। 4 स्तर दिया है, उसमें भी सब पॉइंट मैंने डाल दिया है। तो विषय वस्तु के स्तर पर देखिए, आप जानते हैं कि विषय वस्तु मतलब जो भी अनुवादक कोई भी पाठ लेते हैं, तो जैसे कि सपोज आप एक अनुवादक हो, बनना चाहते हैं, लेकिन आप तो ये नहीं है कि आप जैसे कि आप हिंदी से ऑनर्स किए हो, ठीक है, या कोई भी भाषा से किए हो, लेकिन आपको साइंस की दिया जाएगा कोई पाठ को ट्रांसलेट करने के लिए, क्या आप टेक्निकल वर्ड को आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगा। प्रशासनिक शब्दों को दिक्कत होगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। विषय क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और क्या हो गया इसका समाधान, ऐसी स्थिति में अनुवादक मूल कृति और मूल भाव को समझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रो मरजानी का अंग्रेजी अनुवाद टू हेल विथ यू मित्रो नाम से हुआ है। तो एक एग्जांपल यही आप दीजिए। महाश्वेता जो है देवी हैं, उन्होंने स्तनदायिनी नाम से लिखा है, उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है द ब्रेस्ट गिवर, ठीक है, ब्रेस्ट गिवर। तो बस इतना ही आप एग्जांपल दे दीजिए कि इसमें वो सारा चीज़ें दिखता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के स्तर पर आप देखिए कि जब 1990 के बाद हमारे भारत का ही आप देख लीजिए कि समाज में किस तरह से बदलाव आया। एलपीजी घोषणा हुआ, ग्लोबलाइजेशन सारा चीज़ हुआ, निजीकरण हुआ, ठीक है, वैश्वीकरण ने किस तरह से यहाँ पे प्रभाव डाला उस, और किस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, एक दूसरे से साझाकरण हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में आप कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के स्तर पर मतलब आप क्या अभिव्यक्ति किस तरह से करते हैं, जैसे कि आप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए अभिधा में ज्ञान परक रचनाएं होता है, देखिए ज्ञान परक सामग्री में अभिधा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सृजनात्मक साविधियों में अभिधा को लेकर कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप सृजन अपने से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। परिभाषिक शब्दों की पर्याय भी नहीं मिलना समस्या होता है। देखिए परिभाषिक शब्दों जो भी जिसकी परिभाषा किया जाता है, जिसे आप देखते हैं कि संविधान, संप्रभुता, जिसकी आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं, एक परिभाषा दे सकते हैं, उसी को परिभाषिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, या तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, मतलब आप एक परिभाषा दे सकते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो वही परिभाषिक शब्द है, ठीक है। समाधान क्या है, मूल शब्द का लिप्यंतरण कर देना। जैसे कि आप सपोज हिंदी लिखते हैं, हिंदी, ठीक है, हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो HINDI लिख दिए। जैसे कि आपने यहाँ पे स्वतंत्रता, आप स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या होता है, इस तरह का वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका लिप्यंतरण कर दीजिएगा इंग्लिश में रोमन लिपि में लिख दीजिए स्वतंत्रता, SWANTR, इस तरह से, ठीक है, जिस तरह नाम लिखते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता को इंडिपेंडेंस आपको तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे का नहीं मिलता है उन शब्दों का, जैसे रामायण या जैसे कि महाभारत, ये सब का कुछ दूसरा थोड़े ना मिलेगा, तो महाभारत का ही लिप्यंतरण करना पड़ेगा उससे। शैली के स्तर पर जैसे आप जानते हैं कि वाक्य ग्रंथों के अनुवाद में ये समस्या ज़्यादातर आती है, क्योंकि काव्यों में ये सारी समस्याएं ज़्यादा मिलती है, छंद वगैरह होता है, दूसरे
जो भाषा, जैसे हिंदी में बहुत सारे छंद होते हैं, लय होते हैं, अलंकार होते हैं, अंग्रेजी में ऐसा मिल पाना, सेम छंद मिल पाना जरूरी नहीं है। उसके अलावा एक अनुवाद्यता मिलता है। अनुवाद्यता मतलब अनट्रांसलेटेबिलिटी, मतलब जिसका अनुवाद किया ही नहीं जा सकता, उसको तो आपको व्याख्या करके ही करना पड़ेगा। तो क्या होते हैं अनुवाद की सीमाएं या अनुवाद्यता? तो आप देखिए यहाँ पे जो अनुवाद्यता है वो चीज़ क्या है, कोई भी अनुवाद पूर्ण हो या तय करना कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे आदर्श अनुवाद हो पाता है, ना ही अनुवाद रहता है। इन्हीं समस्याओं को अनुवाद की सीमाएं कहा जाता है। अगर पाठ या सब अनुदित हो सकने योग्य हो तो उसे अनुवाद कहते हैं, मतलब जिसको अनुवाद कर सकते हैं उसको अनुवाद कहते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं उसमें अन लगा दीजिए, और अनुवाद्यता यानी अनट्रांसलेबिलिटी कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भाषा की प्रकृति के आधार पर इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने जैसे बोला है कि ये घंटा में ही मैं आपको पूरा करके इसको ही कहूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा अब, ठीक है। आप देखिएगा अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें आती है, अनुवाद, अनुसृजन, पुनर्लेखन, नवलेखन। तो इसके भी परिभाषा आप देख सकते हो, सभी का परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देख लो। अनुसृजन क्या होता है, तो मूल रचना के पश्चात उसकी पुनर्रचना करना ही है। इसकी उपयोगिता क्या होता है वो आप देखिए यहाँ पे। और पुनर्लेखन क्या होता है, पुनर्लेखन को रीराइटिंग कहते हैं, यानी कि फिर से लिखना कहते हैं। और नवलेखन क्या होता है, नवलेखन भी एक पुनर्लेखन जैसा ही होता है, ठीक है, अनुवाद का ही एक अभिन्न रूप है। अब अनुवाद की भारतीय परंपरा